हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं पंकज। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जो कि है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इसमें बेसिकली हम लोग को इलेक्शन के बारे में जानना है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसमें क्या क्या उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है वो है वाई डू वी नीड इलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें वाई डू वी नीड इलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि इलेक्शन ज़रूरी क्यों है, इलेक्शन हम लोग करवाते क्यों हैं, ठीक है। आपने क्या देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होता है तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब वोट देने के लिए जाते हैं किसको वोट देते हैं। अब वोटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना क्या करते हैं, वोट एक्सरसाइज करते हैं। और वोट एक्सरसाइज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी एमपी, ठीक है, या हो सकता है वो एमपी हो, एमएलए हो, ठीक है, या फिर कोई लोकल बॉडी हो। लोकल बॉडी में मान लीजिए कि आप सरपंच का करते हैं, ठीक है, म्यूनसिपाल्टी का करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इलेक्शन में, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, हमारे लिए लॉ बनाता है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी कहाँ पे, पार्लियामेंट में लॉ बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग एमएलए की बात करें तो एमएलए कहाँ बनाता है, विधानसभा में बनाता है, ठीक है। और लोकल बॉडी क्या करते हैं, ये हमारे गांव गांव में जितने भी डिसीजन लेना है, ठीक है। म्यूनसिपाल्टी हो गया तो म्यूनसिपाल्टी का जो शहर, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो शहर होते हैं वहाँ पे ये डिसीजन लेते हैं, शहर का सारा कामकाज देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इलेक्शन हम लोग इलेक्शन हम लोग करते क्यों हैं। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट आप बोल सकते हैं। टू मेक लॉज फॉर द सिटीजन, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे लॉ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एमपी पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, जो सेंट्रल लेवल लॉ होता है। और एमएलए, जिसे हम लोग विधायक भी कहते हैं, वो कहाँ बनाते हैं, विधानसभा में लॉ बनाते हैं हमारे लिए, जो कि स्टेट में काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे लिए लॉ बनाते हैं। और भी दूसरा आप क्या बोल सकते हैं इसमें, हम लोग बेसिकली चुन सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है, हम लोग किस पार्टी को वोट देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इलेक्शन करते हैं। टू चूज who will form government and take major decision, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ये तय करते हैं कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और कौन मेजर डिसीजन लेगा, ठीक है। जैसे कि स्टेट लेवल की बात करें आप, कोई भी डिसीजन हो, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कौन लेता है, चीफ मिनिस्टर लेता है। चीफ मिनिस्टर को किसने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एमएलए का चुनाव किया और वो सारे एमएलए क्या मिलके मेजोरिटी, जिस पार्टी का एमएलए होता है वो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मेजर डिसीजन लेने के लिए हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हम लोग फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी के अपोजिट आप देखें एमपी, तो एमपी क्या करते हैं, सारे एमपी मिलके एक प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, ठीक है।
और भी इसमें अब क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट जो बोल सकते हैं इसमें, ये हम लोग तय करते हैं कि किसकी पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करेगी, ठीक है, किसका पॉलिसी अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। तीसरा आप लिख सकते हैं टू चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज will sorry whose policies will guide the government and law making, ठीक है, ये हम लोग तय करेंगे कौन सा पार्टी का गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ बनाएगा, कौन हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं रहेगा, मान लीजिए किसी भी देश में एक पार्टी है, ए पार्टी, तो हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि हमको इसी को वोट देना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में क्या है, अनेक पार्टी है, ए बी सी डी, बहुत सारे पार्टी हैं। हम लोग को जिस भी पार्टी का पॉलिसी पसंद आएगा हम उसको वोट देंगे, ठीक है, और वो फिर जाके गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो समझ गए हम लोग इलेक्शन क्यों करते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन क्यों करते हैं अगर हम लोग समझें, तो वो क्या करते हैं, हमारे लॉ बनाते हैं, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे गवर्नमेंट बोलते हैं। वो क्या करती है, मेजर डिसीजन लेती है। कोई तो होना चाहिए मेजर डिसीजन लेने के लिए, तो वो कौन होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाता है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि डेमोक्रेटिक बोलते किसको हैं, ठीक है। ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। चाहे वो रिच हो, वो गरीब हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, उसे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समान सभी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग कुछ पॉइंट में देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग इलेक्शन को डेमोक्रेटिक। सबसे पहले इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, 1 person 1 vote 1 वैल्यू, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उसका वोट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसको बोल दिया गया कि नहीं तुम्हारा वोट का वैल्यू 2 होगा, तो जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या, इक्वल बिफोर लॉ, सभी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो एक पर्सन, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो देश का सबसे अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसका वोट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सभी देश के अंदर जितने भी लोग हैं सभी का वोट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक। और भी हम लोग दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन क्या होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। मान लीजिए किसी ए पार्टी को हमने चुना और ए पार्टी जाके चीफ मिनिस्टर अपना बनाया, ठीक है। मान लीजिए 5 साल अच्छा काम नहीं किया, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले इलेक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज हम लोग कब कर सकते हैं, जब इलेक्शन रेगुलरली होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या दे सकते हैं कि इलेक्शन क्या होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, ठीक है। इलेक्शन क्या होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। रेगुलरली होगा तभी तो हम लोग सरकार को चेंज कर पाएंगे। तीसरा क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट है,
ज़्यादा सीट लाया है उसी को मेजोरिटी फॉर्म करना चाहिए, उसी को गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए। मान लीजिए कोई कम सीट ला के भी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, जो कि डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय वोटर्स शुड गेट इलेक्टेड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कैंडिडेट, वोटर ने जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट दिया है उसी को इलेक्टेड होना चाहिए, उसी को जीतना चाहिए, तभी हम लोग डेमोक्रेटिक बोलेंगे। मान लीजिए कोई कम वोट लाया फिर भी वो जीत गया, जो कि एक ख़राब बात है, डेमोक्रेटिक हम लोग नहीं बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्शन जो होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर करने का मतलब क्या है कि जो वोटर हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए कि किसे हम वोट दें किसे ना दें। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, दबाव नहीं होगा। कहने मतलब क्या, तब वो डेमोक्रेटिक है। मान लीजिए कोई किसी को दबाव बनाता है कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये केस कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, जो कि एक डेमोक्रेटिक तरीका बिल्कुल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, वोटर क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फेयर कहने का मतलब क्या है, आपने कभी सुना होगा कि जो बूथ होता है जहाँ पे लोग वोट देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे धांधली लोग करते हैं, वहाँ पे गलत तरीके से वोट दिला देते हैं, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। तो वोटिंग जो होना चाहिए वो बिल्कुल फेयर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हम लोग समझ गए कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बोलेंगे, तो ये सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। इसको हम लोग फॉर्मली देख लेते हैं। ठीक है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए, कहने का मतलब क्या है, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है ताकि सिटीजन को चॉइस मिलता है, उनको पता चलता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी ख़राब है, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगी, कौन हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में, ठीक है, मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है। ये चारों पार्टी मान लीजिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। ए पार्टी ने बोला कि हम जनता के लिए फ्री में वाटर देंगे, बी पार्टी ने क्या बोला कि हम जनता के लिए सैनिटेशन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, सी ने क्या बोला कि हम जनता के लिए एजुकेशन लाएंगे फ्री। ठीक है, डी ने क्या बोला कि हम जनता के लिए हेल्थ लाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो जनता है उसको क्या प्रेफरेंस होगा, मान लीजिए किसी जनता को ज़रूरी है वाटर, कि मुझे वाटर बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, ये वाले को वोट देगा। ठीक है, किसी जनता को मान लो दूसरी जनता है, उसको मान लो हेल्थ पसंद है कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो वो किसको वोट देगा, डी। तो क्या है, इसके पास बहुत सारा चॉइस है। ठीक है, कि किस पार्टी को हम वोट दें। तो क्या होता है, इसे कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने से क्या है, हर पार्टी एक दूसरे से अच्छा होना चाहती है। मान लीजिए कुछ देर पहले वाटर बोली थी, ये फिर बाद में बोल देगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे, ये पार्टी फिर बोल देगी बाद में कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो क्या कंपटीशन होने से क्या है कि पार्टी जनता की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाती है। ठीक है, वो ये वाटर भी देगी इलेक्ट्रिसिटी भी देगी, तो जनता फिर क्या करेगी, वो ये वाले को वोट देगी। तो कंपटीशन होने से क्या है कि जनता का बहुत फ़ायदा होता है, वो जनता के लिए, वो जनता के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। ठीक है, कंपटीशन होना डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ गए। तीसरा जो है, जो अगला पॉइंट है इसमें, वो है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, हमारे इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है उसको हम लोग देखते हैं।
व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, हमारे इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि इंडिया में 3 तरह का इलेक्शन होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग लोकसभा, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा का इलेक्शन, तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, सरपंच, या फिर शहरों में क्या होता है, म्युनिसिपालिटी। ठीक है, ये गाँवों में होता है सरपंच, ये शहरों में होता है म्युनिसिपालिटी। तो लोकसभा में हम लोग किसका चुनाव करते हैं, एमपी का। ठीक है, विधानसभा में हम लोग किसका चुनाव करते हैं, एमएलए का। और सरपंच या म्युनिसिपालिटी गांव में आप लोग जानते हैं कि गांव में क्या होता है, हम लोग मुखिया का चुनाव करते हैं, जिला परिषद का चुनाव करते हैं। म्युनिसिपालिटी में आपने सुना होगा मेयर का चुनाव करते हैं, तो म्युनिसिपालिटी में हो गया। एमपी को आप जानते होंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, सांसद का चुनाव करते हैं, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सांसद। ठीक है, संसद नहीं, ये है सांसद। पार्लियामेंट को हम लोग संसद कहते हैं। ठीक है, विधानसभा में हम लोग किसका चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं। एमएलए को हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक। हिंदी टर्म में हम लोग क्या कहते हैं इसको, विधायक। इसका फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब ऐसे समझना है आपको कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो पूरे नेशन वाइड होता है, पूरे इंडिया में एक बार होता है। ठीक है, हमने लोकसभा में क्या किया है, हमने पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने बांट दिया है। ठीक है, अब इस हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी पार्टी इसमें क्या करेंगे, कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, और विधानसभा में क्या है, ये स्टेट लेवल पे होता है। किसी स्टेट में मान लीजिए कि 80 सीट है, किसी में मान लीजिए 200 से ज़्यादा सीट है, जैसे यूपी में 200 से ज़्यादा सीट है। ठीक है, झारखंड में क्या है, 82 सीट है यहाँ पे। तो डिफरेंट स्टेट में स्टेट का जिस तरह से पॉपुलेशन है उस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि 543 ही क्यों है, पूरे देश को इक्वल पॉपुलेशन में बांटा गया हर कॉन्स्टिट्यूंसी को। मान लीजिए कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, मान लीजिए 325 करोड़। ठीक है, तो 325 करोड़ को हमने क्या किया है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया है। ऑलमोस्ट 1 लाख पॉपुलेशन पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया है। ज़रूरी नहीं कि बराबर हो, लेकिन हमने ट्राई किया है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए। ठीक है, सेम उसी तरह से राज्य में भी होता है, उसी तरह से इक्वल पॉपुलेशन के आधार पे यहाँ पे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता है। इसमें आपको समझना है कि ये तय कौन करता है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हर एक 5 साल में एक कमीशन बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ये डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या तय करती है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी को कितने पॉपुलेशन में देना है, नहीं देना है, कितना कॉन्स्टिट्यूंसी रखना है। ठीक है, ये कमीशन तय करती है। इसे हम लोग समय समय पे बनाते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्मुलेट करती है। तो हमने समझा कि हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है, इसी तरह से है। लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, सरपंच या म्युनिसिपैलिटी का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट है वो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि हमारे इंडिया में टोटल कितने हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे इंडिया में। हमने क्या किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे जो संविधान के निर्माता जो थे, उनको पता था कि जो पिछड़े वर्ग के जाति लोग जो हैं, ठीक है, जो कि आगे बिल्कुल नहीं आ पाए हैं, उनको हमको कुछ रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन के तौर पे उन्होंने क्या किया कि एससी के लिए 84 सीट रिजर्व कर दिया और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इंडिया में 543 सीट है,
तो इसमें क्या होगा कि जो 40 सीट, जो 84 सीट है वो क्या है, एससी के लिए रिजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 84 सीट पे सिर्फ एससी ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, और 47 पे सिर्फ एसटी ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन लड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या नियम है कि रोटेशन बेसिस पे होता है। मान लीजिए कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसी इस प्रकार से है, 543 है, ठीक है। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने इस बार के चुनाव में तय किया कि इसमें एससी कंटेस्ट करेगा, इसमें भी एससी करेगा, इसमें एसटी करेगा, इसमें एससी करेगा, इसमें एसटी करेगा, इसमें एससी करेगा, इसमें एसटी करेगा, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन तय करती है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व रहेगा एसटी एससी के लिए। मान लीजिए नेक्स्ट इलेक्शन में इसको एसटी कर दिया, इसको एसटी ही रहने दिया, मान लीजिए इसको एससी कर दिया, इसको एससी कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये रोटेशन बेसिस पे होता है, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन तय करती है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व रहेगा एससी के लिए, कौन सा एसटी के लिए, ये इलेक्शन कमीशन तय करती है, ठीक है। ये रोटेशन बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को एससी के लिए रख दे तो हमेशा एससी के लिए रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये रोटेशन बेसिस पे होता है। तो हमने देखा टोटल कितने हैं 543, एससी के लिए कितने हैं 84, टोटल में से 84 हर एक इलेक्शन में एससी के लिए रहेगा और 47 एसटी के लिए रहेगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी पार्टी के जो लीडर हैं, ठीक है, पार्टी के कोई भी नेता हैं, अगर उनको चुनाव लड़ना है कहीं से भी, सबसे पहले उनको नॉमिनेशन कराना पड़ता है, ठीक है। अब नॉमिनेशन क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं। नॉमिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर के पास जाते हैं, ठीक है, और उनको क्या होता है बेसिकली फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, उनको एक फॉर्म दिया जाता है। मान लीजिए फॉर्म है, ठीक है, उनमें क्या इनको अपना नाम बताना होता है, अपना एज बताना होगा इनको, ठीक है। लेकिन हम लोग को बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट क्या जानना है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल बनाया है कैंडिडेट के लिए, ठीक है। वो रूल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि उसको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। उनको इस फॉर्म में भरना होगा कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हम लोग जनरली देखते होंगे कि कोई भी पार्टी का जो नेता होता है बिना पढ़ा लिखा होता है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा नेता होता है, ठीक है। तो अब क्या नियम बन गया है कि उसको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस फॉर्म में बताना होगा, ठीक है। और क्या है, क्रिमिनल चार्ज या फिर क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, ठीक है। उस कैंडिडेट के खिलाफ कोई क्राइम तो उन्होंने नहीं किया है, ठीक है, उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं है पेंडिंग, वो भी इसको इस फॉर्म में बताना होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, एसेट एंड लाइबिलिटीज। कहने का मतलब क्या है, उसके पास कितना धन संपत्ति है, उसने कितना कर्ज लिया है, ये देखिए। आप ये सोचते हैं कि ये क्यों किया गया है, ठीक है। ये इसलिए किया गया है ताकि वहाँ के जो वोटर हैं, मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है, मान लीजिए ये पार्टी का नेता है, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। अब यहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ये आदमी कैसा है, ये जो चुनाव यहाँ से लड़ रहा है वो कैसा आदमी है, कैसे पता चलेगा। तो क्या था, नॉमिनेशन फॉर्म से उन सबको पता चलता है इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कहीं गलत पैसा तो नहीं है, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अगर उसका कुछ क्रिमिनल केस है तो लोग उसको वोट नहीं देते हैं। तो जनता को जागरूक करने के लिए बेसिकली ये तीनों नियम बनाए गए हैं कि जनता को पता चल सके कि उनका जो आने वाला नेता है वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, कितना करप्ट है, अच्छा है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है इलेक्शन कैंपेन।
इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन आपने बहुत सुना होगा नाम। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है कि जब भी चुनाव कहीं पे आता है तो नेता क्या करते हैं, वो रैलियां करते हैं, ठीक है, जनसभा करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन। आपने सुना होगा कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पे रैली के लिए आए थे। वो क्या करते हैं, बेसिकली अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। वो बताते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेन उसी को बोलते हैं हम लोग सिंपली। इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल बनाए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्शन लॉ। इलेक्शन लॉ, ये इलेक्शन लॉ क्या है, देखिए ये इलेक्शन लॉ क्या है कि आप किसी को घूस दे के वोट नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। आप उसे डरा धमका के वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल गलत तरीका है। तो इलेक्शन लॉ में क्या क्या है, ब्राइब एंड थ्रीटन वोटर्स। कहने का मतलब क्या, ब्राइब आप घूस नहीं दे सकते हैं किसी वोटर को, थ्रीटन आप डरा धमका नहीं सकते हैं किसी वोटर को, ठीक है, जो कि गलत तरीका है। तो ये इलेक्शन लॉ एक। और दूसरा क्या है, यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। कहने का मतलब क्या है, आप इलेक्शन कैंपेन के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का आप यूज नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऐसे मनी हो गया, गवर्नमेंट का गाड़ी हो गया, ठीक है, क्योंकि आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मान लीजिए ये पार्टी का कोई नेता है, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर भी है, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर भी है, और वो क्या कर रहा है, अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए जा रहा है। तो जब वो पार्टी का प्रचार करने के लिए जाएगा, भले वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन वो सरकार का गाड़ी यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, सरकार के पैसे का यूज नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, अपने पार्टी के पैसे का यूज करेगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट के चीज़ों का आप उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या नियम है तीसरा, कि 25 लाख से अधिक आप एमपी के चुनाव में खर्च नहीं कर सकते हैं, और 10 लाख से अधिक आप एमएलए के चुनाव में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सांसद, तो सांसद का जब चुनाव होता है तो वो सांसद अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, और विधायक अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कितने एमपी करोड़ों रुपये वोट पाने के चक्कर में लुटा देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। और एमएलए भी बहुत सारे खर्चा करते हैं, तो एक लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करती है, उन पे कुछ सैंक्शन लगा देती है, उन पे कुछ चार्ज लगा देती है, ठीक है। तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन लॉ में और भी है कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, जैसे पूजा स्थल को, मान लीजिए किसी आप राम मंदिर का ऐसे मुद्दा भी है, कोई पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेके वोट मांगता है, अच्छा तरीका नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी भी पूजा स्थल को आप वोट मांगने के लिए यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये भी इलेक्शन लॉ के अंदर है। और क्या है कि जब भी इलेक्शन हो रहा है उस टाइम पे गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल किसी भी फाउंडेशन का उद्घाटन नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी पोस्ट पे है नहीं। मान लीजिए वो चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, अब क्या हो रहा है, उस स्टेट में चुनाव हो रहा है। तो चुनाव जब हो रहा है, कहने का मतलब क्या, वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर अभी नहीं है, वो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, तब फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो जिस समय चुनाव होता है उस टाइम पे वो किसी भी फाउंडेशन का उद्घाटन नहीं कर सकता वो, ठीक है। अगर ऐसा करेगा तो इलेक्शन लॉ के खिलाफ है। अब हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे है। हम लोग इंडिया में कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्शन जो इंडिया में डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट मेक्स इलेक्शन
इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ठीक है। हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है और हम लोग उसको डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का क्या क्या खूबी हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि जो वोटर लिस्ट है, ठीक है, वोटर लिस्ट में आपको बता दूं, वोटर लिस्ट उसको बोलते हैं कि जो भी वोटर्स होते हैं जो वोट दे सकते हैं, ठीक है, उनका नाम एक लिस्ट पे होता है, उसको वोटर लिस्ट कहते हैं। जैसे 18+ जितने भी युवा हैं हमारे देश के, 18+ जो 18 साल से अधिक हैं, वो क्या करते हैं, वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इनका नाम क्या होता है, एक लिस्ट में निकाला जाता है। जैसे ए बी जितने भी नाम हैं सारे एक लिस्ट में बनाया जाता है, उसी को हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वोटर लिस्ट से जितने भी खराब नाम है जो इनएलिजिबल हैं, जैसे मान लीजिए कोई 17 साल का है, वो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा लिया गलत तरीके से, तो उसकी जांच पड़ताल करके क्या किया जाता है, उसका नाम को हटाया जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इंक्लूजन ऑफ, इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इंडिया में डेमोक्रेटिक कैसे बोलेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, एक्सक्लूजन, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड इंक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। देखिए, जब भी हम लोग इलेक्शन का बात करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तभी तो आप इलेक्शन में वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, जितने भी गलत नाम है वोटर लिस्ट में उसको हटाना, और जितने भी जेन्युइन नेम है जो 18 साल से अधिक के जो वयस्क हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना, क्या है, एक अच्छी बात है। इंडिया में ऐसा होता है। और भी इंडिया में क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी का मिसयूज नहीं कर सकते। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इंडिया में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट का फैसिलिटी का आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, ठीक है। तो आप दूसरा क्या ले सकते हैं इसमें, नॉट यूज ऑफ गवर्नमेंट मनी रिसोर्सेज व्हीकल फैसिलिटीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट का आप पैसा ना यूज कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसका कोई गाड़ी यूज कर सकते हैं, कोई फैसिलिटी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा होता है। तो इंडिया में और क्या अच्छी बात है, नॉट यूज ऑफ एक्सेसिव मनी बाय रिच, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कैंडिडेट। कहने का मतलब क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास एक्सेस मनी है, किसी कैंडिडेट के पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है और किसी कैंडिडेट के पास मान लीजिए 10 लाख रुपया है, तो जो ज़्यादा कैंडिडेट वाला है वो तो चाहेगा ज़्यादा पैसा यूज करें। लेकिन मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि नियम है कि एमपी कितने यूज कर सकता है, मात्र 25 लाख, और एमएलए 10 लाख। तो हमने क्या किया, रूल बना दिया। तो इंडिया में एक डेमोक्रेटिक तरीका है, बिल्कुल अच्छा है। तो हम लोग इंडिया कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एक्सेसिव मनी का आप उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें, और इसमें क्या लिख सकते हैं, डू नॉट इंटिमिडेट वोटर्स, ठीक है। आप वोटर्स को डरा धमका नहीं सकते इंडिया में, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने देखा, देखिए हमने देखा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया में क्या है, इंडिया में इलेक्शन में डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे इंडिया में बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। उसमें वोटर लिस्ट में फॉल्स नाम हटाया जाता है और जितने एलिजिबल होते हैं
उनको वोटर लिस्ट में चढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट फैसिलिटी का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा भी यूज नहीं कर सकते हैं, आप वोटर को डरा धमका नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया में बिल्कुल अच्छा तरीका है। और हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। हम लोग इतना इलेक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाता कौन है और कैसे कराता है, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो 25 जनवरी 1950 में बन के रेडी हो गया था, ठीक है। और पहला इलेक्शन हमारा कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। ये 25 जनवरी 1950 को ये रेडी हो गया था। देखिए हम आपको इलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करती है, जिस टाइम पे इलेक्शन होता है वो सबसे पहले क्या करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, आचार संहिता। तो आचार संहिता हम लोग इसी को बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आप किसी भी गवर्नमेंट की चीज़ों को आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जैसे कि अभी कोरोना की जब वैक्सीन जब टीका दी जा रही थी तो उसमें मोदी, उस सर्टिफिकेट में मोदी का फ़ोटो था, ठीक है। और अभी चुनाव चल रहा है अभी बंगाल में, 7-8 स्टेट में भी चुनाव चल रहा है। तो क्या है, अब उस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, उसे मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है, जिस टाइम पे इलेक्शन होता है वो सारा अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास होता है। जैसे अभी मान लीजिए अभी 7 स्टेट पे भी इलेक्शन होने वाला है, तो क्या 7 स्टेट में भी क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है। अब ये 7 स्टेट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो किन के अंदर काम करेंगे, वो इलेक्शन के कमीशन के अंदर क्या काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या है, वो ड्यूटी दे सकता है उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि तुम ये काम जाके करो, क्योंकि वोटिंग में बहुत सारा काम होता है ना, पोलिंग बूथ पे काम होता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर सकती है इलेक्शन के टाइम पे, उसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे जितने भी कंडक्ट कंट्रोल सारा एक्सरसाइज कौन करती है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं आप कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। मान लीजिए इलेक्शन में कहीं पे कोई गलती हुआ है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को इलेक्शन को रद्द करने का अधिकार किसके पास है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सारा सुप्रीमेसी, इलेक्शन सुप्रीमेसी सारा इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो इसे वो क्या क्या कर सकती है, कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है, फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। देखिए जब इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है वहाँ से लेके कौन सी पार्टी जीती नहीं जीती उस रिजल्ट तक सारा काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका और क्या अथॉरिटी है कि इलेक्शन के दौरान वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को सज़ा सुना सकता है। मान लीजिए कोई वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको सज़ा देगा, पनिशमेंट करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें पनिशमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इफ दे मिसयूज या मिसकंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। क्या है, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को किसी काम के लिए भेजा और उन्होंने क्या किया, गलत काम कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन क्या है, उसको पनिश कर सकती है, वो उतना राइट रखती है, ठीक है।
जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर चुनाव के दौरान काम करती है, मैंने आपको इससे पहले बताया। ठीक है, और हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, हम लोग को इलेक्शन कराने में क्या क्या चैलेंज आते हैं उसको हम लोग जानेंगे। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में क्या क्या चैलेंज आते हैं उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि आपने देखा होगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो चुनाव में ज़्यादा खर्च करता है, जो कि एक चैलेंज है। पता नहीं चल पाता है कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है कौन कम खर्च कर रहा है। ठीक है, तो चैलेंज में पहले आप लिख सकते हैं, सॉरी, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर बाय रिच कैंडिडेट। देखिए, जो रिच कैंडिडेट होते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और वोट मांगने का प्रयास करते हैं, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। ये हमारे पास एक चैलेंज है, पता नहीं चल पाता है कि कौन कितना खर्च किया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि कोई पार्टी होती है वो क्या करती है, पार्टी कहीं पे पार्टी का जो टिकट होता है अपने परिवार वालों को ही देती है, ये भी एक दिक्कत है। तो इसमें आप लिख सकते हैं पार्टी टिकट टू देयर फैमिली मेम्बर। हमेशा चुनाव उस पार्टी से कौन लड़ता है, उसका फैमिली मेम्बर ही लड़ता है, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। दूसरे आदमी को मौका नहीं मिल पाता है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, और भी इसमें क्या दिक्कत है, जो इंडिपेंडेंट पार्टी जो होते हैं, देखिए इसमें ना दो कंसेप्ट है कि जब भी चुनाव लड़ने कोई कैंडिडेट लड़ता है तो वो हो सकता है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो या हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, मतलब वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या जो पार्टी से जुड़ा होता है लोग उसको जानते हैं कि मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, तो अगर मान लीजिए इससे अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो लोग जानते हैं कि अच्छा ये इस पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन जब भी कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है, इंडिपेंडेंट का मतलब कोई बिना पार्टी का लड़ता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को क्या लोग बिल्कुल बहुत कम जानते हैं, तो एक डिसएडवांटेज होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को देखा, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।